हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी नेट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो हम बीएस अकेडमी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। आफ्टर दैट मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 साल का। उसके बाद मैं CSI एग्जाम एज अ GRF क्वालिफाइड हूँ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम। आई ऑल्सो क्वालिफाइड CBSE UGC नेट एग्जाम एज GRF 3 times एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। तो ये जो टॉपिक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था रिसर्च मेथोडोलॉजी को, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के, तो आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। और उससे पहले हम पीपल एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड पूरी सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो 8 और 10 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है। तो क्या है जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रोसेस या फिर रिसर्च मैथोडोलॉजी के स्टेप्स भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो मेन जो स्टेप्स है जरा देख लें, और फिर इसी में हम इसको डिस्कस करेंगे आगे एक्सप्लेन करके। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी रिसर्च से, प्रॉब्लम यानी हमें किस पे रिसर्च करनी है। देन उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उससे जुड़े हुए लिटरेचर सर्वे या फिर लिटरेचर, जितना भी लिटरेचर रिव्यू होता है उसको पढ़ते हैं। देन हम अपना रिसर्च डिजाइन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा रिसर्च डिजाइन सुटेबल होगा। देन हम मेकिंग हाइपोथेसिस, यानी हम जो अपने यहाँ पर जो हाइपोथेसिस लेते हैं उसको टेस्ट नहीं करते, हम सेलेक्ट करते हैं। और फिर हम सैम्पलिंग डिजाइन करते हैं। सैम्पलिंग जो हमारा मेन पॉपुलेशन इसमें इफेक्ट होगा, उसमें से हम पर्टिकुलर एक सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, सैम्पलिंग। तो इस वीडियो में हम केवल ये 5 टॉपिक देखेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो हम जो देखेंगे वो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, hypothesis testing, then generalization and interpretation, conclusion and future work, then the last one is the preparation of report। ये हम पार्ट 4 में देखेंगे, पार्ट 4 में, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है वो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे। नाउ फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो एक्चुअली में हम किस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे या फिर क्या टॉपिक पे हमारा आगे कंटिन्यू रहेगा एक्सपेरिमेंट, वो डिफाइन करता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, ये एक तरह का जो रिसर्चर एक जिसके ऊपर आगे फ्यूचर में अपना रिसर्च वर्क आगे कंटिन्यू करना चाहता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है देखें, तो इट रेफर्स टू सम डिफिकल्टी which a researcher experience in the context of either a theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same। यानी आपके पास कोई समस्या उत्पन्न हुई, आपने उस चीज को एज अ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए, तो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, सिलेक्शन होता है, ये सबसे मेन चीज होती है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉब्लम जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो आपने करेक्ट किया है, तो आप ये डिपेंड करेगा कि आगे उसको आप कैसे आगे उसका टेस्टिंग करके उसको कैसे आगे सॉल्यूशन निकालोगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो जनरली होते हैं स्टूडेंट, वो अपने डोमेन का सेलेक्ट करते हैं। डोमेन यानी सपोज करिए मैं कंप्यूटर साइंस से हूं, तो मैं जो डोमेन सेलेक्ट करूंगा वो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटेशन से रिलेटेड कोई या कोई एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस का हूं और मैं हिस्ट्री का कोई टॉपिक देख के उसमें अपना आगे रिसर्च वर्क को आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, इट शुड बी अंडर द डोमेन, यानी जो रिसर्चर के डोमेन में जो आता है उसको सेलेक्ट करता है। देन रिसर्च प्रॉब्लम अंडरटेकन फॉर द स्टडी मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड, यानी आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उस पे आपने जो आइडेंटिफिकेशन किया है उस आइडेंटिफिकेशन को हमें बहुत केयरफुल से सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आगे के जो हमारे 3 to 4 इयर्स होते हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं हमारी प्रॉब्लम पर। तो हमारी जो प्रॉब्लम होनी चाहिए, इट शुड बी फिजिबल, यानी ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, इट शुड बी फिजिबल, यानी वो पॉसिबल होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होना चाहिए। और पहले से कुछ ऐसा काम हुआ हो जिस पे आप उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करिए जो कि आपने, हो सकता है पहले किसी ने वो वर्क किया हो, उसी को आप आगे फ्यूचर में कुछ अपडेट करके या फिर कुछ और मॉडिफिकेशन करके उसको आगे करना चाहते हैं। तो द टास्क ऑफ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम फॉलो अ सीक्वेंशियल पैटर्न।
सीक्वेंशियल पैटर्न यानी एक के बाद एक, इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये होना है। तो जो प्रॉब्लम सिलेक्शन होता है वो एक सीक्वेंशियल पैटर्न फॉलो करता है। नाउ लिटरेचर सर्वे, अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपके पास लिटरेचर सर्वे अवेलेबल है मार्केट में या फिर लाइब्रेरी में या फिर आपके कंप्यूटर्स में या फिर किसी फोरम में, वेबसाइट्स पे, तो आप उनको चेक करेंगे। वो रिसर्च लिटरेचर सर्वे आपके हो सकता है कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, हो सकते हैं जर्नल्स पेपर्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स हो सकते हैं जो पब्लिश हुए हैं, उसको हम लिटरेचर सर्वे कहते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू इज अ टेक्स्ट ऑफ स्कॉलरली पेपर which include the current knowledge, including the substantive finding as well as the theoretical and methodological contribution to a particular topic। यानी एक जो पीछे लोगों ने, स्कॉलर्स ने या फिर साइंटिस्ट ने जिन जिन उस प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने फेस किया है, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या समस्या आई, या फिर उन्होंने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिए हैं वो कैसे उन्होंने काम किया, उनके रिजल्ट्स क्या है, उनको हम एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे हम उनको कलेक्ट करते हैं। तो मेनली जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लिटरेचर होता है, ऑलमोस्ट अपने लिटरेचर के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए कम से कम 90 से 100 रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। तो क्योंकि मैं खुद रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, मुझे पता है, तो मैंने अपने टॉपिक के लिए ऑलमोस्ट 90 टू 100 रिसर्च पेपर जो पास में जो लोगों ने किए थे वो मैंने पढ़े थे। तो वही लिटरेचर सर्वे होता है। और लिटरेचर रिव्यू जो होता है आज सेकेंडरी सोर्सेज इसलिए होता है कि बिकॉज ये जो आप जो लिटरेचर सर्वे पढ़ रहे हो, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द न्यू और ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल वर्क। इनका केवल रेफरेंस हमें देना होता है, रेफरेंस। ओके, ऐसा नहीं कि मैं पूरे के पूरे लिटरेचर सर्वे का जितना भी पूरा का पूरा मैंने जो थीसिस है उसको मैं अपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, नहीं। ये मैं इनके केवल रेफरेंसेस देता हूँ कि ये पहले, यानी मैंने कोई स्टेटमेंट देखा, ये पहले काम हुआ, उसका मैं रेफरेंस दे दूंगा पर्टिकुलर अपने थीसिस में। नाउ जो ये लिटरेचर सर्वे होता है इस एसोसिएटेड विद द एकेडमिक ओरेकल लिटरेचर सच एज रिव्यू आर फाउंड इन एकेडमिक जर्नल्स में फाइंड आउट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस पेपर होते हैं, ओके, कॉन्फ्रेंस पेपर होते हैं, बुक्स में भी होते हैं, और जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें भी होता है। लिटरेचर रिव्यू आर अ बेसिस फॉर रिसर्च इन नियरली एवरी एकेडमिक फील्ड। ये जो लिटरेचर रिव्यू होते हैं ये हर फील्ड में होते हैं, कंप्यूटर साइंस में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, हिस्ट्री में होते हैं, ज्योग्राफी में होते हैं, इवन आपके सोशियोलॉजी, बॉटनी और आपके जो भी ये मेडिकल फील्ड्स होते हैं सभी में आपके लिटरेचर रिव्यू होते हैं। तो ये जो एक लिटरेचर रिव्यू होता है includes as a part of peer reviewed journal article presenting a new research serving to situate the current study within the body of relevant literature and to provide a context for the reader। यानी आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, पहले उस पर कितना काम हुआ है, किस साइंटिस्ट ने कितना काम किया है, तो आप अपनी थीसिस का एक पर्टिकुलर डोमेन बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए रीडर्स को अपना लिटरेचर रिव्यू देते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारी लिटरेचर सर्वे के बाद वो होता है रिसर्च डिजाइन। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड बाय व्हाट मीन कंसिडर इंक्वायरी और रिसर्च स्टडी कॉन्स्टिट्यूट रिसर्च डिजाइन। यानी आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा रिसर्च डिजाइन बेटर रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च डिजाइन पर। यानी आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, अब मान के चलिए आप कैसे वे में उसको अप्रोच करोगे, सॉल्यूशन को अप्रोच करोगे, तो वो सारा का सारा रिसर्च डिजाइन में डिफाइन होता है। सपोज करिए मेरे को ये बताना है कि पर्टिकुलर मोबाइल का क्या रिस्पॉन्स रहा है पब्लिक के अंदर, तो आप उसी पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन को अडॉप्ट करेंगे और उससे रिलेटेड आप फिर सर्वे डिजाइन करेंगे। तो वो एक मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स करते हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च डिजाइन होता है वो डिपेंड करता है हमने किस तरह की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, और ये जो रिसर्च डिजाइन होता है ये हमें आगे डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। रिसर्च डिजाइन इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा इन अ मैनर दैट एम्स टू कंबाइन रिलेवेंस टू द रिसर्च पर्पस विद इकोनॉमी इन प्रोसीजर। यानी हम जो आगे डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर डेटा को टेस्ट करेंगे, फिर डेटा से हम कंक्लूजन निकालेंगे, वो डिपेंड करेंगे सारे के सारे हमारे रिसर्च डिजाइन पे। यानी हमने जो डेटा कलेक्ट करा है वो किस वे से हम कलेक्ट कर सकते हैं, सेमिनार के द्वारा, या फिर हम उनको सर्वे के द्वारा कर सकते हैं, या फिर कोई और वे में हम उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो डिफाइन होता है वो रिसर्च डिजाइन में होता है। तो रिसर्च डिजाइन के अंदर डिफरेंट तरह की
जो हमारी होती है कंडीशंस होती हैं, रिसर्च डिजाइन के खुद बहुत बड़ा आर्टिकल है, खुद बहुत बड़े अपने खुद के डोमेन है, खुद बड़ा टॉपिक है, वो आगे ये वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए? क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, व्हाट इज द स्टडी अबाउट, यानी डिजाइन को, रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करने से पहले हमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चन हमारे रिसर्च डिजाइन से को लेकर है। तो व्हाट इज द स्टडी अबाउट, हमारी जो प्रॉब्लम है वो किसके बारे में है? व्हाट इज द स्टडी बीइंग मेड, यानी स्टडी हमें क्या प्रोड्यूस करके देगी? वेयर विल द स्टडी बी कैरी आउट, यानी हम इसको स्टडी को कहां पे कैरी आउट करेंगे? लेबोरेटरी में करेंगे या फिर इट इज अ फील्ड जॉब? तो क्या सारा का सारा जितना भी ये क्वेश्चन होगा वो हमारा रिसर्च डिजाइन को सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, किस तरह का डेटा हमें चाहिए अपनी रिसर्च के लिए? वेयर कैन द रिक्वायर्ड डेटा बी फाउंड, डेटा हमें कहां पर मिलेगा? फिर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल बी द स्टडी इंक्लूड, यानी किस टाइम पीरियड के लिए जो स्टडी हम जो कर रहे हैं उसका टाइम डोमेन क्या होगा? व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन, अब हमने जो पॉपुलेशन ली है उस पॉपुलेशन में से हम किस साइज का सैंपल उठाएंगे? ओके स्टूडेंट्स, देन व्हाट टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी यूज, किस तरह की डेटा कलेक्शन की टेक्निक हम यूज करेंगे? अब उस डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे और किस वे में हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे? इस सारे के सारे क्वेश्चन हमें रिसर्च डिजाइन अडॉप्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई आप कभी भी किसी भी रिसर्च डिजाइन को अडॉप्ट करने से पहले, प्रॉब्लम से अडॉप्ट करने से पहले इस सारे क्वेश्चंस को आप पहले आइडेंटिफाई करिए। Then important question concept relating to research design, एक्चुअली में रिसर्च डिजाइन के अंदर हमारे वेरिएबल डिफाइन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जरा देखिए। तो इट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन एक्सटर्नल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, कोफॉर्मेट रिलेशनशिप, रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये सारे के सारे हमारे डिपेंड करते हैं रिसर्च डिजाइन पर। ओके, क्योंकि रिसर्च डिजाइन के अंदर हर तरह के वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। उसी वेरिएबल्स जो हम लेंगे, हम पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर फिर हम अपना रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। आरडी लिख देता हूं मैं इसको, आरडी। और आरडी जो होती है हमारी डिपेंड करती है व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन आवर रिसर्च। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे जो रिसर्च डिजाइन वो हम जो अडॉप्ट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स। नाउ आगे एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, ये भी हमारे इसके अंदर है। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, किस तरह के ग्रुप्स हम आगे लेंगे? ट्रीटमेंट्स, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट यूनिट्स। तो सारे के सारे जितने भी मैंने डिस्कस किया, ये सारे के सारे हमें रिसर्च डिजाइन में हमारी हेल्प करते हैं और ये हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ मेकिंग द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं जरा देखिए। हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना, यानी आप किसी चीज को एक अडॉप्ट कर रहे हैं, उस अडॉप्ट करने से पहले आप एक कंडीशन, एक तरह से बोले कंडीशनल, आपके पास एक स्टेटमेंट है, उस कंडीशन स्टेटमेंट को आप इसमें आप बनाते कि अगर ये होगा तो ये होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी एक स्टेटमेंट होता है जिसको आप चेकआउट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस इज यूजुअली कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन रिसर्च। ओके, फॉर हाइपोथेसिस टू बी, तो जो हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट करते हैं, इट शुड बी अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक मेथड रिक्वायर्ड दैट वन कैन बी टेस्टेड। यानी जो हमने हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया है, इट शुड बी वेरी साइंटिफिक। क्या होता है हाइपोथेसिस, जरा हम देखते हैं भी आगे। और साइंटिस्ट जो होता है, साइंटिस्ट जनरली बेस साइंटिफिक हाइपोथेसिस ऑन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट सैटिस्फैक्टरली बी एक्सप्लेन विद द अवेलेबल साइंटिफिक थ्योरी। अब जो साइंटिस्ट जो सेलेक्ट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें हमारे पीछे कोई थ्योरी होनी चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट है। और ये वर्किंग हाइपोथेसिस प्रीवियसली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस प्रपोज्ड फॉर फर्दर रिसर्च। ओके, क्या है, क्या इसका मीनिंग है, आगे हम पढ़ते हैं। जैसे ये कंडीशन स्टेटमेंट होता है, इफ ए बी, इफ ए देन बी, यानी इफ ए देन बी। आगे की लाइन में स्टेटमेंट है, जैसे इन द प्रपोजिशन इफ पी देन क्यू, तो पी डिनोट्स अ हाइपोथेसिस, यानी इसको हम लिख सकते हैं इफ पी देन क्यू। अगर पी होता है तो क्यू होता है। ओके, तो ये जो पी है आपने जो अडॉप्ट किया है, इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं और इसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा, हाइपोथेसिस इसी को कहते हैं, इफ पी देन क्यू।
ओके, तो क्यू कैन बी कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, पी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और क्यू को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, जो कॉन्सिक्वेंस होकर जो स्टेटमेंट हमारे पास आता है, तो पी इज द अजम्पशन। तो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है अजम्पशन, आपने जो अपनी थीसिस में लिया है, आपने जो कुछ अज्यूम किया है, वो जो अजम्पशन आपने लिया है, वेदर दे आर प्रूवेबल और नॉट। ओके, तो हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है अजम्पशंस। देन सैम्पलिंग, लास्ट हमारा है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है अब हमने जो जो जिस रिसर्च पर, जिस पॉपुलेशन पे हमारा इफेक्ट होगा उस रिसर्च का, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी हम अपनी रिसर्च का प्रॉब्लम, अपना जो डोमेन है हमारा, उसे पॉपुलेशन कहते हैं या फिर यूनिवर्स कहते हैं। हो सकता है जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उसको कुछ ही लोगों पर उसका इफेक्ट होगा, तो वो उतनी ही पॉपुलेशन हमारी आती है, किसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, यूनिवर्स के अंदर आती है। तो जो जो द आइटम सेलेक्टेड कॉन्स्टेंट व्हाट इज कॉल्ड सैंपल। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे पॉपुलेशन को हम ले नहीं सकते डेटा में, अदरवाइज बहुत ह्यूज पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ पार्टिकल्स, कुछ 5% या 2%, 5% या फिर 2% जो जो डेटा होता है उसको हम सैंपल का रूप ले लेते हैं। और सैंपल जो हम सेलेक्ट करते हैं वो सैंपल क्या होना चाहिए, उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, तो सैंपल डिजाइन इज अ प्लान डिटरमाइंड बिफोर एनी डेटा आर एक्चुअली कलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। यानी जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करने से पहले हमें पूरा डेटा को पहले एनालाइज करें प्रॉपर, और तब जाके हम अपना सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सैंपल के ऊपर, मैं सैंपल डिजाइन के ऊपर एक आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बहुत जल्दी प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, उसमें प्रॉपर मैं बताऊंगा कि सैंपल हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल के लिए प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल डिजाइन होते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स इन सैंपल डिजाइन, जरा इसको देख लें ब्रीफ में, तो आगे हम इसको बहुत डिटेल करेंगे। टाइप ऑफ यूनिवर्स, किस तरह की पॉपुलेशन या किस तरह का जो जो यूनिवर्स आपने सेलेक्ट किया है, जिस तरह की किस पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी रिसर्च की वजह से, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। देन सैंपलिंग यूनिट, सोर्स लिस्ट, कौन सी पॉपुलेशन की लिस्ट है, साइज ऑफ सैंपल, सैंपल कितना साइज होना चाहिए आपकी, यानी जो जिस पॉपुलेशन को आप ले रहे हो अपनी अपने रिसर्च के लिए, उसका साइज कितना होना चाहिए। देन पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, कौन कौन से पैरामीटर है आपके इंटरेस्ट के अंदर सैंपल डिजाइन के लिए। फिर सैंपलिंग प्रोसीजर, यानी आपने जो सैंपल लिया है, डेटा को कलेक्ट करने का, क्या प्रोसेस होगा आप उसमें डिफाइन करेंगे। ओके, तो दीज ऑल कम इन द सैंपल डिजाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल, क्या कैरेक्टरिस्टिक है गुड सैंपल डिजाइन के, जरा देखिए। तो सैंपल डिजाइन मस्ट रिजल्ट इन अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी जो हमने पॉपुलेशन जो हमारी इफेक्ट करेगी हमारी रिसर्च की वजह से, तो उसका जो सैंपल होना चाहिए इट शुड बी वेरी रिप्रेजेंटेटिव, यानी पूरा का पूरा सैंपल हमें पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो सैंपल डिजाइन मस्ट बी सच विच रिजल्ट इन अ स्मॉल सैंपलिंग एरर, जो हमें एरर निकलेगी हमारे पास रिजल्ट को निकालने के बाद, वो शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होनी चाहिए, सो दैट हम उसके ऊपर प्रॉपर कंक्लूजन्स दे सके अपनी रिजल्ट्स का। ओके स्टूडेंट्स, सैंपल डिजाइन मस्ट बी वायबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर द रिसर्च स्टडी। जैसे अब हमारे पास जो फंड अवेलेबल है हमारी रिसर्च के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही वायबल हम उसका फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका सैंपल डिजाइन अडॉप्ट करें। अदरवाइज हमने ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी सैंपल डिजाइन कर ले, पता पड़ा कि जब तक हमारे पास रिसर्च के लिए 2-3 साल का ड्यूरेशन था, आपने सैंपल साइज इतना बड़ा कर ले लिया कि उसके अंदर ही सारा समय हमारा चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अवर सैंपल size should be very feasible as according to our research problem. Okay student, and sample design must be such that the systematic bias can be controlled in a better manner। जो हमने assumption किया है उसको भी हम प्रॉपर वे से select करके उसको टेस्ट कर सकें। Sample should be such that the result of the sample study can be applied for the universe with a reasonable level of confidence। यहाँ पे universe से मतलब है effective population, effective population। Okay, चलिए आगे नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में पार्ट 3 को कंप्लीट किया, रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट को, और हम आगे भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के पूरे पार्ट को कवर करने के बाद आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके बाद हम कम्युनिकेशंस की मैं बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो की पूरी सीरीज लॉन्च करूंगा, और वो आई होप कि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम जो 22 जनवरी को है उससे पहले मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स,
और मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे से जितना भी हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास भी वर्कलोड है अपने रिसर्च से रिलेटेड वर्क का, तो फिर भी मेरे पास जितना टाइम बचता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के तक मैं अपना पूरा वीडियो और अपने लोगों के जो हमारी बीएसए की टीम है उनका पूरा का पूरा आपके सामने जितना भी हो सके हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें पूरे मटेरियल को। ओके स्टूडेंट, फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, ऑन डिमांड कोई वीडियो क्रिएट कराना है तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com. Okay student, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.